इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बहन जी छठी बार इस पद को संभालती हुई नजर आएंगी, मगर बसपा की कमान हाथ में लेने के साथ ही बहन जी के पास बसपा की खोई हुई जमीन वापस दिलाने को लेकर बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो रणनीति के साथ ही साथ मंथन और विचार विमर्श कर रही हैं। तो वहीं पार्टी का जनाधार बढ़ाने को लेकर बसपा के कोर वोटर्स को साथ लाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ ही पार्टी की सेकेंड लाइन तैयार करने और युवाओं को आगे लाने का भी निर्देश दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के छठे कार्यकाल और चुनौतियों की, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला, मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। एक बार फिर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी मायावती। जी, मायावती को छठी बार बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। वैसे तो ये पहले से ही तय था कि मायावती एक बार फिर से बसपा की कमान अपने हाथ में ही रखेंगी, मगर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। कमान उन्होंने अपने हाथ ही रखी। दरअसल कांशीराम ने 18 सितंबर 2003 को मायावती को यह कमान सौंपी थी। तब से ही बसपा की कमान बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ ही है। ऐसे में छठी बार अपने आप को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की रणनीति मायावती ने पहले से ही तैयार कर ली थी। चलिए अब ये भी जान लीजिए मायावती के हाथ में कब कब ये कमान रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है और इसी नियम के चलते मायावती साल 2004, 2009, साल 2014 और साल 2019 में निर्विरोध पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई और अब छठी बार भी ऐसा ही हुआ। वैसे आपको ये भी बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मिली करारी शिकस्त से पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब उभरने की कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते अब मायावती पार्टी संगठन में खामियों को दूर करने में जुट गई हैं और इसीलिए छठी बार उन्होंने कमान अपने हाथ रखी। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने पार्टी संगठन में सेकंड लाइन तैयार करने के लिए युवा नेताओं को आगे लाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही बीएसपी कैडर वोट के सहारे यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हर हाल में 2 से 3 सीटें जीतने की उन्होंने ठानी है, क्योंकि उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर बीएसपी आक्रामक तरीके से दलित समाज के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक कैसे कमेटियों का गठन किया जाएगा, इस पर भी रणनीति पर तवज्जो दी गई है। यानी मायावती अपने कैडर वोट को मजबूत कर एक बार फिर से बीजेपी और सपा को तगड़ी चुनौती देने की रणनीति बना चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मायावती एक बार फिर से बीएसपी की खोई हुई साख को हासिल कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो मायावती और अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कांशीराम ने 18 सितंबर 2003 को मायावती को एक कुर्सी सौंपी थी, जिसके बाद छठी बार एक बार फिर से मायावती इस कुर्सी पर काबिज हुई हैं। बसपा की कमान मायावती ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो 2003 से लेकर 2024 तक अब एक बार फिर से मायावती के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। करीब 20% वोट जनता के बीच अपनी पैठ बनाने रखने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी चुनाव दर चुनाव 2014 से जो गिरावट का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिला है, अब उस सिलसिले की बात करें तो 19% से गिरावट दर्ज कर अब 9% वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का रह गया है। ऐसे में छठी बार बसपा अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ ही साथ मायावती के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती यह है कि किस तरह से बसपा को एक बार फिर से खोई हुई जमीन वापस दिलाया जाए और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट
कहा जाता है उसे एक बार फिर से अपने पाले में लाने का काम किया जाए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूँ। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता डॉक्टर एस.के. दुबे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ दलित चिंतक विद्या गौतम जी भी जुड़ेंगी। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास मैं आती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की आज बैठक थी, छठी बार एक बार फिर से मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं और जिस तरह से 13 साल बाद उपचुनाव के मैदान में मायावती उतरी हैं, जाहिर सी बात है कि 19% से लेकर अब 9% पर बसपा का वोट आ चुका है, लेकिन एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। क्या लगता है आपको, कितनी हद तक चुनौती दे पाने में सक्षम होंगी? कुमारी मायावती जी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है और मैं पूर्व मुख्यमंत्री को स्थापना बधाई दूंगा सबसे पहले कि आप अपने संगठन और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुणे बने और ऐसे ही आप साल दर साल बनती रहे, आप पारिवारिक पार्टी करती रहे। मैं तो यही कामना कर सकता हूँ। जो आज कह रहे हैं हम तो कि देश पूरा उन लोगों से ग्रस्त है समस्याओं से जो पारिवारिक पार्टियां चला रहे हैं। ये तो एक नई चीज नहीं है, ये तो पुरानी चीजें हो गई हैं। अब तो जितने भी देश में पार्टियां फिलहाल रह गई हैं क्योंकि पारिवारिक पार्टियां रह गई हैं और वो परिवारवाद का जो उन पे मोहर लगी हुई है उसको छुपाने के लिए कोई ये बोल रहा है, कोई कह रहा है जी जातिगत आरक्षण की बात होनी चाहिए, गिनती की बात होनी चाहिए, कोई कहता है आधी आबादी की बात होनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है ना कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं उसे ये ना कहा जाए पारिवारिक पार्टियां हैं। उन पर जो इल्जाम चल रहा है, जो लग रहा है, देश दुनिया बोल रही है, उसको छुपाने के लिए नई नई चीजें उठा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैं और नेताओं की भी सुन रहा हूँ। देखिए बहन जी कुमार मायावती जी अध्यक्ष बनी है, उन्होंने ये जता दिया है और आज भी इस देश को और देश के वोटरों को अभी भी ये संज्ञान में नहीं आ रहा है कि आप पारिवारिक जाल में फंसे हो। कभी महारानी बैठेगी, कहीं राजकुमार बैठेंगे, कहीं राजा बैठेंगे बनके, राजकुमार के बेटे बनेंगे, युवराज बैठेंगे, यही चल रहा है और ये जनता की समझ में नहीं आ रहा है और जनता समझना चाहती है। जी प्रदीप जी समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश जी के बाद उनके बेटे तैयार हो रहे हैं, राजकुमार। अब वो राजकुमार वो भी राजा बन के आ जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आ जाएंगे। समझने वाली चीज तो यही है ना मेरी चीज। ठीक है प्रदीप जी, एक तरफ तो आप नहीं, लेकिन एक तरफ तो आप मायावती को पारिवारिक पार्टी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बयानबाजी भी देखने को मिली, सपा सुप्रीमो के बयान को लेकर पहले मायावती का आभार और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना। अब उनका फिर से कहना है कि ये बीजेपी की एक चाल है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सामने रहने से आपको नुकसान जरूर झेलना पड़ा, लेकिन बार बार तब भी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि मैंने उनको शुभकामनाएं बधाई दी, देखिए प्रदेश का नेतृत्व कर चुकी है 25 करोड़ जनता का। दूसरी चीज प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, एक नहीं दो बात है। तो ये कर्तव्य देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को सभ्यता जो संघ ने सिखाई है, तो सभ्यता में अपने बड़े को जो औहदे में रह गया हो, जो नेतृत्व कर चुका हो, मुखिया रह चुका हो और अभी भी मुख्यमंत्रियों की सेवाएं ले रहा हो, तो वो अधिकार है उसको। और मुझे तो प्रदेश का भाई, मैं प्रदेश का नागरिक हूं, तो मुझे अपने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को शुभकामना देनी पड़ेगी। जब विषय की बात आएगी तो मैं अपना विषय सही से रखूंगा ना। अब बी टीम सी टीम तो देखिए कहना काम है, क्योंकि आज के टाइम में किस तरीके से 0 सन्नाटा, मैं कहूँ तो फिनिश टकाटक हो गई है कांग्रेस। तो बी टीम तो बोला जाएगा, कभी आम आदमी को बी टीम बोलो, कभी ओवैसी जी को बी टीम बोलो, कभी मायावती जी को बी टीम बोलो। तो इस प्रकार से देखिए बी टीम बोल के ये नहीं बताते कि भाई आपने प्रदेश में क्या करना चाहते हैं। आप देश की जिस आधी आबादी की बात करते हैं, उस आधी आबादी की बेटी, वही आधी आबादी की बेटी, उसी आधी आबादी में ही वही कलकत्ता में बेटी है, उसमें किसी के कान पे जूं नहीं रहेगी, कोई नहीं भागा अब तक कलकत्ता। चलिए ठीक है मुद्दे पर आती हूँ प्रदीप जी। हाँ प्रदीप जी, मुद्दे पर आती हूँ, आपके पास मैं आऊंगी। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, मायावती छठी बार एक बार फिर से बसपा की कमान संभाल रही हैं, लेकिन खास बात यह है कि एक तो रणनीति पर विचार विमर्श कर रही हैं, सेकेंड लाइन तैयार होने की यहाँ पर बात हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आने वाले समय में देखने को मिलने वाली, 13 साल बाद उपचुनाव के मैदान में हैं और इस बार कोशिश वो करती हुई नजर आएंगी कि जो सीटें उन्हें पिछली बार नहीं मिली हैं उन्हें किसी तरह अपने खाते में लाया जाए। क्या कहना है आपका? जी एस.के. दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है जी। अब
मैं बोल रहा था जी एसके दुबे जी, एक मिनट दीजिएगा, आपके पास मैं वापस आती हूँ, आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, मायावती के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही साथ 19% वोट शेयर जो 9% पर आ गया है, उसमें क्या कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा जिस तरह की रणनीति की बात की जा रही है? देखिए प्रियंका जी, अभी प्रदीप भाई कह रहे थे, हमने तो सोचा कहते कहते ये कह देंगे कि बहन जी इसी तरह से बनती रहें और इसी तरह से हमारा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती रहे साल दर साल, लेकिन ये नहीं कहा, मुंह में आती ही बात रुक गई। अच्छा। उनके अंदर तो यही बात है। देखिए बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष छठी बार बनी है, मैं उनको बधाई देता हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि बहन जी पिछले गरीब दलित के जहाँ पर आवाज दबाई जाए उसके लिए वहां पर वो खड़ी रहे और जिस लिए पहले वो जानी जाती थी, हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी को उभार हुआ है तब से वो दलितों की बात नहीं उठा पाती हैं, पिछले गरीबों की बात नहीं उठा पाती हैं। नहीं, वो तो गरीबों की बात उठा रही है, लेकिन उनका कहना है कि आप ही आरक्षण विरोधी रहे हैं, आरक्षण विरोधी आपका चेहरा नजर आया है। देखिए प्रियंका जी, कहने की कोई बात नहीं है। अभी प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि और कलकत्ता की आवाज तो हम सभी लोग उठा रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गई, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की बात नहीं करेंगे, प्रवज्जल रेवन्ना की बात तो भूल जा रहे हैं, मुरादाबाद में अभी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसकी बात भूल जा रहे हैं इन्हीं के प्रदेश में। तो कलकत्ता में जो हुआ घटना हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लड़की की बेटी को न्याय दिलाने की नहीं बात ठीक है उपाध्याय जी, लेकिन मुद्दे पर आइए, यूपी की बात कीजिए आज। प्रदीप जी की बात का जवाब तो देने दीजिए। तो उस तरह से बहन जी जो कहती है, हमेशा से हमारे नेता पहले भी कांग्रेस पार्टी पीछे गरीबों दलितों की बात करती रही है, व्यवहारिक रूप से लाभ देती रही हो। चाहे इंदिरा जी के समय में दलितों को पट्टे दिए गए, वो पट्टे का लाभ उठाकर उनके घर के कुछ बच्चे पढ़ लिख लिए और आज अधिकारी बने हैं। वो खुद कहते हैं, आपके ही चैनल या किसी चैनल पर नहीं, लेकिन मायावती जिस तरह से SC/ST आंदोलन को लेकर उन्होंने आप पर सवाल उठाया है, साथ ही साथ उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी सरकार में रही थी और किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ था, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो साफ कह रही हैं कि आपका चाल चरित्र हमेशा से पिछड़ों और दलित के विरुद्ध ही रहा है। देखिए प्रियंका जी, इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ देश की पिछड़े गरीब जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ पीडीए गठबंधन हमारा मजबूत बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टियां घबरा गई हैं और ये उपचुनाव जो होने वाला है इसमें और मजबूती से ये आपको दिखाई देगा। और बहन जी को हम कोई राय नहीं दे सकते हैं, वो तो बहुत अनुभवी नेता है। बस यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जंगल से निकलकर दलितों की आवाज बने और इंडिया गठबंधन। हाँ ठीक है, हमारे साथ विद्या गौतम दलित चिंतक भी बनी हुई है, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या कहना। विद्या गौतम जी क्या कहना चाहती है आप इस पर? विद्या गौतम जी सुन पा रही हैं आप मुझे? शायद कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर एसके दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर एसके दुबे जी क्या लगता है आपको? डॉक्टर एसके दुबे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी यहाँ पर H.N. उपाध्याय जी साफ साफ कह रहे हैं और उनका साफ ये कहना था कि आप बधाइयां तो जरूर दे रहे थे, लेकिन बधाई देने के साथ ही साथ मकसद भी कुछ और था। आपसे ही यहाँ पर जानना चाहूंगी कि लगातार अब जब एक बार फिर से मायावती एक बार फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं, लंबे समय से देखा जा रहा था कि मीडिया में उस तरह से सक्रिय नहीं हो रही थी, बयान उनके निकलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हारे और 10 से सीधे 0 पर आ जाने के बाद एक बार फिर से बसपा में बहन मायावती ने भी और पार्टी की तमाम कार्यकारिणी के लोगों ने भी बैठक और मंथन करना शुरू कर दिया है। क्या जो उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो आपको होती हुई नजर आ रही है? और आने वाले समय में
अगर क्योंकि अकेले चुनाव लड़ी तो उनको फायदा नहीं हुआ, गठबंधन के लिए अगर आगे कदम बढ़ाती हैं तो क्या रुख होगा? देखिए, बहन जी की रणनीति को देखा जाए तो बहन जी की रणनीति बहुत डिफरेंट है और वो अपनी रणनीति के तहत कामयाबी होकर दिखाया। उन्होंने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है प्रदेश में। अगर वो पुनः दोबारा अध्यक्ष बनी है और बिना समर्थन के अगर दोबारा से वो अभियान कार्य में लग रही है तो उन पार्टियों को दिक्कत है जो इन दलितों को, पिछड़ों को ढाल बना के अपनी सरकार और अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं और उसको बहन जी कामयाब नहीं होती। ये बहन जी ने थोड़ा सा बीच में कुछ लूज हो गई तो इस चक्कर में थोड़ा सा ये लोग आगे आ गए। नहीं तो बहन जी का आज भी कोर वोटर जो है उनका अपना है और कोर वोटर ही कोई नहीं छीन सकता उनका। तो जो रंगत और रंग बहन जी का है वो रहेगा पहली चीज से। दूसरी चीज, अभी जिस तरह प्रकार से ये अभी रमन्ना और नहीं, लेकिन प्रदीप जी, राजनीति में आप अपना कोर वोटर या जनता से आप अपना जुड़ाव किस तरह से खो सकते हैं? खोएंगे तो फिर यही होगा जो हुआ है बसपा के साथ। देखिए, मैं बड़ा अच्छी बात बताता हूँ। कल एक बहुत बड़ी एक चैनल, एक नेशनल चैनल कुछ एक दिखा रहा था, ग्राफ दिखा रहा था कि किस तरीके से जितने दल हैं वो किस तरह राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जितना दलित या शोषित है उसको अलग अलग करके राजनीति करा जाए और कांग्रेस चाहती है कि पिछड़ों को, दलित को तो आप अलग दिखाइए और राजनीति कीजिए, उसमें मुस्लिम समुदाय कहीं नहीं आता, केवल हिंदुओं को बांटकर। और दूसरा ग्राफ दिखाया मुस्लिम और बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी है चाहती है पूरे देश के हिंदू जितने भी एक मत करना। वो देश में बिरादरी की, जात की, किसी की बात नहीं करती। हम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक हिंदू की बात नहीं। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की आप प्रदीप जी बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती का तो साफ तौर पर कहना है कि SC ST को लेकर जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश और निर्देश आया है उसमें केंद्र सरकार की और आपकी कमी रही है, आपकी तरफ से पैरवी ठीक से नहीं करेगी। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि SC ST को लेकर खुलकर विरोध करती हुए नजर आ रही है आपके फैसले को लेकर, जिस पर आपने चुप्पी साध रखी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उसके विषय में बता देता हूँ। देखिए, हमने आरक्षण को ना तो कभी छेड़ा ना कभी उसको कुछ कराया। इस प्रकार से विभिन्न दल जो है बदनाम करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं को बांटना है। हिंदुओं को बांटेंगे तभी तो वोट मिलेगा इन्हें। इन्हें पता है कि मुसलमान वोट कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का है, स्पष्ट है। तो अगर आपने विरोध नहीं किया तो आप क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में जातीय जनगणना करा सकते हैं? आपने 2014 का देखा नहीं आपने कि 2014 में सब एक मत वोट मिला और फुल फ्लैश वोट मिला। क्या बोले डिबेट में बैठ के सब नेताओं ने कि इन्होंने सबको पागल बना के हिंदू बना दिया और इन्होंने वोट ले लिया। अरे भाई, हिंदू तो है ही, चाहे वो दलित हो या शोषित हो या पिछड़ा हो, वो प्रथम पहले हिंदू है, उसके बाद है। और हम लोग आरक्षण की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि गरीब अमीर हो सबको बराबर का दर्जा मिले देश के अंदर, जिसका विरोध ये सारे दल कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पिछड़ा हो या सबको एक साथ आप कैसे रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डॉक्टर SK दुबे जी, क्या कहना है इस पर आपका? बोलिए जी। डॉक्टर SK दुबे जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि मायावती छठी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनी गई हैं और एक बार फिर से कमान हाथ में ली है, जाहिर सी बात है चुनौती सबको पता है कि पिछड़ा और कैडर वोट लाने की जो चुनौती मायावती के सामने है और सबसे ज्यादा फायदा मायावती के सक्रिय ना होने का आपको मिला है। अगर सक्रियता बढ़ेगी तो आपके लिए क्या चुनौती है, आपके लिए क्या खतरा है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी पार्टी ने उन्हें दोबारा नहीं, छठवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है जी। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी ये चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हो, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा विधानसभा की सीटें हों। निश्चित तौर पर ये करना भी चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छा है। एक मैदान में अभी जो निष्क्रिय वो थी वो अब दोबारा सक्रिय हो रही है, मेरी हार्दिक बधाई है उन्हें। आइए मैदान में दो फाइट होगा, कौन कितना पावरफुल है। लेकिन दुबे जी, चुनौती आपके लिए, क्योंकि आप जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वो बसपा का कोर वोटर हुआ करता था। नहीं, ये कोर वोटर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि वोटर उसके पास जाता है जिस पार्टी से उसको उम्मीद होती है। ये एक मीडिया का दर्द हो गया है कि ये उसका कोर वोटर है, नहीं, लेकिन बसपा से उम्मीद तो तब टूटी ना जब बहन जी सक्रिय नहीं रही। अब बहन जी की सक्रियता बढ़ेगी तो क्या लगता है आपको कि बहन जी की तरफ वापस वोटर नहीं मुड़ेगा? ये भी मीडिया की ही देन है कि सक्रिय नहीं थी। बहन जी हमेशा सक्रिय रही हैं,
लेकिन लोगों ने उन पर उतना विश्वास नहीं किया था, इसलिए ये परिस्थिति हो गई। उनकी जो डबल स्टैंडर्ड बेंच चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी और ये भी दिखाना चाहती थी कि मैं उनके विरोध में हूँ। तो उनके सामने जो सवारी करना हुआ, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको घातक हुआ। और समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि अभी समाजवादी ही पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है जो वास्तविकता में उनके जो इरादे हैं, उनके जो काम है, उनकी जो हित की बातें हैं, वो समाजवादी ही पार्टी कर सकती है, उठा सकती है ऐसे मुद्दे। अच्छा, तो लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना। अच्छा, यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अभी भी नरमी दिखा रहे हैं बहन जी के प्रति। नहीं, काहे की नरमी? अरे मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि जब लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव आएगा, वो भी होंगी एक पार्टी, हम भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी भी होगी, और हमारे साथ कितने होंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने दल जाएंगे, वो चीज अलग है। लेकिन आज की तारीख में हर दल स्वतंत्र है अपना कैडर बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। तो ये तो राजनीति है। प्रदीप जी, क्या लगता है प्रदीप जी, जिस तरह से दुबे जी बधाइयां दे रहे हैं और सपा सुप्रीमो भी लगातार तमाम बयान आने के बावजूद भी मायावती के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, क्या उम्मीद बाकी है? उत्तर प्रदेश की जो दलित समुदाय की जो मुखिया बन के बहुजन समाज पार्टी से जो बहन जी कुमारी मायावती जी बनी थी, उन पे क्यों हमला करा था कैसा? उस पे दलित पे हमला क्यों करा था? अरे लेकिन वो तो आप पे सवाल उठा रहे हैं कि आपके नेता उनके लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, भतीजे ने बुआ के लिए बोला, सबने देखा है। सर वही है जिन्होंने हमला करा था, तो पैर भी छुए हैं बुआ के, जो पीछे से गालियां बकते थे, पैर भी छुए हैं। डर तो उन्हें से ही है। और इन्होंने तो पिछली बार जो चुनाव में जितना भी इन्होंने सीटें लाए, वो बहन जी की वजह से लाए। बहन जी बेचारी 0 हो गई, समाजवादी पार्टी आगे आ गई। तो यही तो फर्क है जातिवाद करने में। आज जिस प्रकार से बता रहे हैं आज जातिगत की, तो तभी तो जीते हुए। इनको एक वोट ना मिले अगर ये प्रदेश को बांट के ना रखे तो, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से वोट का जो जनरलाइजेशन करा वो सबने देखा। ये आज मुझे बता दे कि ईमानदार से चुनाव लड़ने अलग अलग हिम्मत दिखाई दे जाएगी, सबको अपनी औकात पता लग जाएगी, तभी तो है। आज कहीं 3 में 13 में गिनती नहीं है, तभी तो इकट्ठे चुनाव लड़ने। डॉक्टर एच उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। तो अकेले चुनाव लड़ने ऐसा है प्रियंका जी, पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। देश जानता है कि कौन बांटने की राजनीति करता है और कौन 80-20 की बात करता है, कौन जो है कपड़े से पहचानने की बात का जवाब दीजिए। अकेले चुनाव लड़ेंगे? हिम्मत है आपने? अकेले चुनाव लड़ेंगे आप? अरे अकेले चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका विधायक आए बस आपसे मैंने पूछा था पिछली बार। अरे प्रदीप भट्टाचार्य जी अकेले तो फिर आप भी नहीं है ना, कितने दल है आपके साथ एनडीए में? उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े 90% अकेले चुनाव लड़े। 90 प्रदीप जी आपने अकेले चुनाव लड़ा क्या? जी अकेले कह रहा हूँ 95% सीटों पे उत्तर प्रदेश में हमने अकेले चुनाव लड़ा है। 95% अकेले चुनाव लड़ा है हमने उत्तर प्रदेश में। 5% हमने दलित जो हमारे साथ गठबंधन मिले उनको दिया है। मैंने पिछली बार भी कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस बताए कि कांग्रेस के कितने विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस बताए इनका उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? इनके नेता बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? कांग्रेस बता दें इस बात को बैठ के आज। और ये कह रहे हैं डॉक्टर उपाध्याय बता दें कितने विधायक हैं यहाँ पे? ये कभी भी इनकी जिनको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में मेरे विधायक कितने हैं, उनसे क्या बात करूं मैं? चुनाव लड़े प्रदीप जी, बताइए आप कितने विधायक में चुनाव लड़े? 1989 में चुनाव कितने विधायक बता दीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी का अकेले बहुत बार चुनाव। अरे दादा कितने विधायक? चलिए ठीक है, वापस आते हैं डॉक्टर एच उपाध्याय जी। डॉक्टर एच उपाध्याय जी, उपचुनाव को लेकर बात करते हैं। उपचुनाव प्रदीप जी 1 मिनट दीजिएगा। उपचुनाव को लेकर वापस बात करती हूँ। बसपा की रणनीति भी जिस तरह से है, उपचुनाव में 13 साल बाद मैदान में उतर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2 से 3 सीटों का टारगेट कम से कम मायावती रखती हुई नजर आ रही है। एच उपाध्याय जी, आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? प्रियंका जी देखिए, बहन जी पिछले लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी और क्या हाल है आप देख ही रही हैं। देखिए, जनता जिससे उम्मीद करती है, जिस पर विश्वास करती है, उसको अपना मतदान करती है, अपना आशीर्वाद देती है। सब पार्टी को अपने अपने संगठन को बढ़ाने का हक है, सब अध्यक्ष सबको अपना अपना नेता चुनने का हक है।
चुनाव में कौन सफलता पाएगी ये जनता पर निर्भर है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कभी चुनाव से नहीं बने हैं, कभी चुनाव हुआ ही नहीं है। हमारे के अध्यक्ष अभी पिछली जो अध्यक्ष है खड़गे जी, महीनों तक चुनाव प्रक्रिया चली, जो निगेश चुने गए, मतदान दिया और चुनाव द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष हैं। कई बार हमारे अध्यक्ष बने हैं, हर बार जो कार्यकारिणी के लोग उनको समर्थन देते हैं। यहाँ तो जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी जिसको कहेंगे वही अध्यक्ष बन जाएगा। अब की बात तो आरएसएस हस्तक्षेप कर रहा है, देखिए आरएसएस कहाँ तक सफल होता है। अरे ठीक है प्रदीप जी, इस पर जवाब दे देगा। ठीक है चलो उपाध्याय जी, चुनाव तो होता है ना। ये आपसे सवाल प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, फाइनल कमेंट भी। समस्या ये है विपक्षी दलों में विचारों में बोलते नहीं है। अभी पूछा आपने इनसे, सुन लीजिए पता, आप इनसे पूछा आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा कितने विधायक है कांग्रेस के आपके उत्तर प्रदेश में, जवाब नहीं मिला। बेचारे कभी जवाब देना सीखा ही नहीं है। सवाल करे जाओ, जवाब मत दो। अरे भैया तमिलनाडु ये भी तो बताइए, मणिपुर से बताइए, जीरो चलिए समय भी अपना ज्यादा नहीं। प्रदीप जी फाइनल कमेंट, छोटा सा फाइनल कमेंट। अभी चूर हो जाएगा, लोकसभा ने चूर किया। अरे एचएन उपाध्याय जी समय हो गया, एचएन उपाध्याय जी समय नहीं है ज्यादा। प्रदीप जी फाइनल कमेंट। प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि आपका लाभ और आपको हानि देने वाला कौन है, आपका शुभचिंतक कौन है, प्रदेश की जनता को समझना। ठीक है एसके दुबे जी फाइनल कमेंट। एसके दुबे जी फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि समाजवादी पार्टी का रथ अब आगे बढ़ गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी 8,500 रुपए देखे हैं, उसकी सरकार बनेगी। तो बहन जी से आपको खतरा नहीं है? डर तो जरूर लग रहा होगा अशोक जी। एसके दुबे जी जी, बहन जी से खतरा नहीं है? नहीं कोई खतरा नहीं। उनका जो कार्यकर्ता था उसने समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त की है और वो आस्था हम उनकी जगमगाने नहीं देंगे। हम सबको साथ लेकर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप जी, डॉक्टर एसके दुबे जी, डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हलचल है, तो वहीं बसपा की छठी बार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी चुनी गई। अब देखना ये होगा कि मायावती के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, एक बार फिर से बसपा को कैडर वोट के पास लेकर जाना और उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो स्थिति बसपा की कभी हुआ करती थी उस स्थिति पर वापस बसपा को एक बार फिर से खड़ा करना। उसके साथ ही साथ ताजा चुनौती की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव भी बसपा के लिए बड़ी चुनौती है, जिसमें देखना यह होगा कि जिस रणनीति पर बहन जी काम करती हुई नजर आती हैं, वो रणनीति आगे आने वाले समय में बसपा को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।